प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक, आज आपको कक्षा 9 का पाठ नंबर 1 पढ़ाऊंगा, तो जिसमें एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो पाठ का नाम है हमारे पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों पदार्थ के बारे में। ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जोहन डाल्टन। समझाने के लिए ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं। जोहन डाल्टन, क्या नाम था वैज्ञानिक का? जोहन डाल्टन। इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी अवस्था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? पदार्थ परमाणु कहलाता है। पदार्थ की वो छोटी से छोटी अवस्था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु यानी एटम। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? अणु का। अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं, उनका रासायनिक संयोजन होता है, तो किसका निर्माण होता है? तत्व का। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोजन करते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का, मिक्सचर। और जब दो या दो से अधिक मिश्रण आपस में मिलते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का। पदार्थ का एक और नाम क्या होता है? द्रव्य। इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और इसको इंग्लिश में सब्सटेंस। ओके। पदार्थ का एक और नाम क्या होता है? द्रव्य। तो बच्चों द्रव्य में और द्रव में क्या होता है? अंतर होता है। द्रव्य तो बच्चों पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है। और पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आपकी किताब में 2 और अवस्थाएं दिखाई गई है। एक BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, और एक होती है प्लाज्मा। यानी चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है BEC, जो हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो द्रव्य बच्चों, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है और द्रव्य की एक अवस्था होती है कौन? द्रव। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पदार्थ की परिभाषा के बारे में। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य। ठीक है। तो पदार्थ वो वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान शून्य नहीं होता। जिसका द्रव्यमान क्या नहीं होता? यानी कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होगा, शून्य नहीं होता। और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जिसे हम किससे महसूस कर सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी पदार्थ जो है वो किससे मिलकर के बना होता है?
परमाणुओं से, और ये परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य। पदार्थ की जो मेन इकाई होती है, जैसे सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक, संरचनात्मक और एकल इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी प्रकार जो निर्जीव पदार्थ हैं उनकी मूलभूत क्रियात्मक, संरचनात्मक और एकल इकाई को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की वो छोटी से छोटी अवस्था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो वे अणु का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो वे तत्व का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो वे मिश्रण का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक मिश्रण आपस में मिलते हैं तो वे पदार्थ यानी द्रव्य का निर्माण करते हैं। पदार्थ का एक दूसरा नाम द्रव्य होता है। और द्रव्य की यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, उनमें एक अवस्था कौन होती है, द्रव्य होती है। मुख्य तीन अवस्था होती है और वैसे कितनी होती है, 5। चौथी होती है प्लाज्मा जो आपके इस पाठ में आएगा, और पांचवी होती है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, वो हम आगे बताएंगे। पदार्थ वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान शून्य नहीं होता और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां शरीर के वे अंग जिनसे हमें बाहरी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, जैसे आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद का, और त्वचा गर्म ठंड चुभन का हमें पता लगाने देती है। ठीक है, तो इनसे हमें पता चलता है, कहने मतलब तो ये आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को महसूस कर सकते हैं। तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, पदार्थ। अब हमारे भारतीय जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक है, उन्होंने पदार्थ को पंच तत्वों से मिलकर माना है। भाई पदार्थ जो है, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दार्शनिक होते हैं जो किसी चीज के को देख करके उसके बारे में कल्पना करते हैं, अपना सिद्धांत देते हैं, तो उनको फिलोसफर कहा जाता है। आर्ट का एक सब्जेक्ट होता है फिलोसॉफी। ठीक है, तो जिसको फिलोसॉफी का अध्ययन होता है, जिसने अध्ययन किया है फिलोसॉफी का, उसको कहा जाता है फिलोसफर यानी दार्शनिक। यानी किसी चीज को देख करके उसके बारे में अपने सिद्धांत देना, वो किनका काम होता है, भारतीय दार्शनिकों का। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना है, पंच तत्वों से। किससे मिलकर के बना है, पंच तत्वों से। पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कौन कौन है, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, हवा हो गई, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अग्नि, हवा को आप वायु भी कह सकते हैं, अनेक गैसों का मिश्रण वायु। तो पदार्थ जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, इन पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। किसके अनुसार है ये, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार। कोई भी पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इसी प्रकार जो यूनानी दार्शनिक हैं बच्चों, भारतीयों के अलावा जो यूनानी दार्शनिक हैं, उन्होंने भी पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ माना है। ठीक है, यूनानी दार्शनिकों ने भी भारतीय दार्शनिकों की तरह इन पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ माना है। ठीक है, यानी इस अवधारणा को किसने भी मान लिया, यूनानी दार्शनिकों ने भी। लेकिन ये पुरानी अवधारणाएं थी। आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, उनके अनुसार जो पदार्थ है के अनुसार पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर, भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर
दो प्रकार से विभाजित किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ को भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक प्रॉपर्टी। तो आपने देखा, ये तो पुरानी अवधारणा थी। भारतीय दार्शनिक, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ माना, और यूनानी दार्शनिकों ने भी बोला कि पदार्थ चाहे सजीव हो और चाहे निर्जीव हो, पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, इन पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। यानी हमारा शरीर, हम सजीव हैं तो हम पंच तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, और मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद हम इन पंच तत्वों में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो यूनानी और भारतीय दार्शनिक जो पुरानी विचारधारा थी, उसके अनुसार कोई भी सजीव पदार्थ या कोई भी निर्जीव पदार्थ जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, इन पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार भौतिक व रासायनिक गुण धर्म के बारे के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। तो इस अध्याय में तो हम भौतिक गुण धर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे, और आगे के अध्याय में हम रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, और पदार्थ में जैसे जल की कोई बूंद है या मिट्टी का कोई कण है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो विचार है, गर्मी है, ठंड है, चुभन है, ये पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो अब भौतिक का मतलब होता है बच्चों बाहरी। भौतिक का मतलब क्या होता है, बाहरी, जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, गुण धर्म। और रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक गुण धर्म। रासायनिक का मतलब क्या होता है, आंतरिक गुण धर्म। जैसे मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है, बर्फ होती है, उसका सूत्र भी H2 होता है, पानी का भी H2 होता है, और जलवाष्प का भी क्या होता है, H2। तो ये इनके कौन से गुणधर्म हो गए जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, ये हो गए रासायनिक गुणधर्म, यानी अंदर वाले गुणधर्म जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देंगे। और जो भौतिक गुणधर्म है वो कौन से हो गए, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जैसे ताप, रंग, अवस्था, आयतन, घनत्व, ये कौन से गुणधर्म हो गए, ये हो गए भौतिक गुणधर्म। ठीक है, जैसे ये बर्फ, और इससे क्या बनेगा, पानी, और पानी से वापस क्या बन जाएगी, बर्फ, और पानी को जब उबालोगे तो क्या बन जाएगी, जलवाष्प, और जलवाष्प को वापस ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये H2O बर्फ फॉर्म में, और 25 डिग्री सामान्य कमरे के ताप पर ये द्रवावस्था में, और 100 डिग्री तक उबालोगे तो ये जलवाष्प बन जाएगा। इसका बर्फ का रंग कौन सा होता है, सफ़ेद। इसका कौन सा होता है, रंगहीन, पानी का कोई कलर नहीं होता। और जलवाष्प का रंग धूसर, यानी धुएं जैसा। ठीक है, अवस्था इसका सॉलिड यानी ठोस, इसका लिक्विड यानी द्रव, और इसका गैस। और आयतन, ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित। ठीक है, द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित, क्योंकि ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इनको डाला जाता है। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो, उसको गोलाकार लोटे में डालोगे तो वो गोलाकार हो जाएगा, बेलनाकार पात्र में डालोगे बेलनाकार हो जाएगा, और अगर सर्पिलाकार पात्र में डालोगे तो सर्पिलाकार हो जाएगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर, यानी आयतन निश्चित होता है
आकार अनिश्चित होता है क्योंकि ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इनको डाला जाता है। और गैस का आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है, अनिश्चित। आयतन, घनत्व, इसमें कण क्या होते हैं, ठोस में कण अत्यधिक पास पास होते हैं, तो घनत्व क्या होगा, इसका सर्वाधिक, ठोस का, इसका क्या होता है कम, और इसका क्या होता है सबसे कम। ठीक है, घनत्व होता है बच्चों, घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये आगे आपके टॉपिक भी आएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम, यानी इसका गणितीय रूप बन जाएगा कैपिटल डी बराबर एम बटे वी। घनत्व की परिभाषा होती है एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का क्या कहलाएगा, घनत्व। तो ठोसों में कण अत्यधिक पास पास होते हैं तो द्रव्यमान ज्यादा हो गया, और गैसों में तो द्रव में कण क्या होते हैं, ठोसों की अपेक्षा दूर होते हैं तो द्रव्यमान कम होने के कारण घनत्व कम हो गया। और गैसों में कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं तो गैसों का घनत्व क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो क्या घटेगा, घनत्व घटेगा। तो भौतिक गुणधर्म ताप, रंग, अवस्था, आयतन, घनत्व, इनको हम बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जैसे इन सभी का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इनका पता कैसे लगता है, अगर यहाँ पे S लगा देंगे तो ये बर्फ हो गया, L लगा देंगे तो ये द्रव हो गया, और G लगा देंगे तो ये क्या हो गया, गैस। तो भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म जिनका हमें बाहर से पता चल जाता है, और रासायनिक गुणधर्म जिनका हमें बाहर से पता नहीं चलता। जैसे बर्फ के जल के अंदर कौन कौन सी दो गैस से मिली होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो हम इस पाठ में तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे, और आगे वाले पाठों में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों पदार्थ की जो पुरानी अवधारणा है। पदार्थ की पुरानी अवधारणा क्या है, लोगों के यानी वैज्ञानिकों के एक मत नहीं है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को हम देखें। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का यानी बाहरी स्वरूप, पदार्थ का भौतिक यानी बाहरी। भौतिक शब्द का मतलब होता है बाहरी, स्वरूप यानी बाहर से कैसे दिखाई देता है पदार्थ। ठीक है, तो इसमें ये पहला पॉइंट है कि कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, कणों से, और उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 पुरानी अवधारणाएं हैं। 2 अवधारणा पदार्थ की प्रकृति के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 अवधारणाएं दी गई पुराने टाइम में। क्या कि एक तो पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। ठीक है, पदार्थ लकड़ी के, पदार्थ किसके टुकड़े की तरह, पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत। और दूसरा कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है,
पदार्थ रेत की तरह किससे मिलकर के बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप हम करते हैं कि 100 ml का एक बीकर लेते हैं, एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी करते हैं। और वो क्रियाकलाप क्या है कि 100 ml का एक बीकर लेते हैं। बीकर होता है बच्चों जो कांच का बना होता है। इसका बना होता है। एक 100 ml का हमने क्या ले लिया, ये कांच का बना होता है। यहाँ पे इसके पाठ्यांक लगे होते हैं, भाई कितना ml पानी डाल लिया। यहाँ पे ये पैमाना लगा होता है इसमें कि 50 ml है या 100 ml है, ये पैमाने लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो इसको अपन जल से आधा भर लेते हैं, यानी 100 ml का है तो कितना ml जल डाल लिया इसमें, 50 ml जल डाल लिया और चिन्हित कर लिया इसको। अब उसके बाद इसमें हम क्या डालते हैं, नमक या शक्कर डालते हैं। नमक या क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। नमक या शक्कर डालेंगे, उसके बाद में इसको मिलाएंगे, घोलेंगे, तो इसका आयतन क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। जो नमक या शक्कर यानी शर्करा चीनी जो है वो इसमें क्या हो गई, घुल गई, इसके अंदर क्या हो गई, घुल गई। और इसका जो आयतन पहले 50 ml था उससे कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जल का स्तर पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि पदार्थ जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं, जल में क्या घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो जब जल में क्या घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो क्या होता है, तो नमक के कण, तो नमक के जो कण है, नमक के कण जल के कणों के बीच, जल के कणों के बीच क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। समावेश का मतलब फंस जाना, समावेशित हो जाते हैं। तो ये एक क्रियाकलाप था। तो कहने का मतलब जल के कण किसके कणों के बीच में, जल में नमक घोला तो जल के कण जो है, सॉरी नमक के जो कण है वो जल के कणों के बीच में क्या हो गए, समावेशित हो गए। और नमक जो है वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। तो इस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट हो गया कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लग सकते हैं कि लकड़ी के टुकड़े की तरह तत्व हो, लेकिन हम उनको अगर बांटेंगे तो वो छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएंगे, विभक्त। इसलिए ये अवधारणा सत्य होती है कि पदार्थ जो है वो रेत के कणों की भांति मिल करके बना होता है, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है, उन कणों को परमाणु, परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है कि ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के कण, एक और क्रियाकलाप, यानी पहली बात तो ये आ गई कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और दूसरी बात ये आ गई कि पदार्थ के ये कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इस आगे वाले क्रियाकलाप में पोटेशियम परमैंगनेट
जिसका सूत्र होता है लाल दवा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? लाल दवा बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका साधारण भाषा में नाम क्या होता है? लाल दवा, यानी ये रेड कलर की होती है, लाल दवा बोलते हैं इसको। और इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। ये रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र है और ये साधारण नाम है। ठीक है, तो आगे वाले क्रियाकलाप में अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। एक तो विलयन होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु और सांद्र, इसको बोलते हैं डाइल्यूट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। तय फॉर तनु, तय फॉर 30 रुपए किलो वाला दूध, 30 रुपए केजी दूध। साफ और सांद्र, साफ और 60 रुपए केजी दूध। अब आप ये देख सकते हो कि इन दोनों में पानी की मात्रा किसमें ज्यादा होगी? इसमें पानी क्या होगी? पानी की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें पानी की मात्रा क्या होगी? कम। अगर किसी भी चीज को आपको तनुकृत करना है तो आप उसमें क्या मिला दीजिए? पानी मिला दीजिए। तो वो किसी भी पदार्थ में पानी मिलाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? तनुकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तनुकरण। ठीक है, तो आगे वाले क्रियाकलाप में पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल, 2 या 3 क्रिस्टल किसमें घोल लेने हैं? 100 ml जल के अंदर घोल लेने हैं। ये हमने सबसे पहले 100 ml बीकर के अंदर क्या ले लिया? जल ले लिया। और पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोल लिए। ये क्या कर लिया हमने? पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोल लिए। ये इसके कारण क्या होगा? इसका रंग गहरा लाल होगा। ठीक है, इसका रंग कौन सा होगा? ये तो नॉर्मल पानी है, इसमें हमने 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के घोल लिए। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर 90 ml जल में मिला दिया। 10 ml इसमें से 10 ml जो घोल है वो हमने किस में मिला दिया? 90 ml जल में मिला दिया। तो इसकी अपेक्षा इसका रंग कौन सा होगा? हल्का लाल होगा। 10 ml ही लिया हमने इसमें इस घोल का और उसको किस में मिला दिया? 90 ml जल में। और अब इसका रंग कौन सा हो गया? हल्का लाल। अब इस 90 ml घोल में से 10 ml घोल हमने 90 ml जल में और मिला दिया, तो इससे भी कम हल्का लाल होगा, कम हल्का लाल। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हम 7 से 8 बार दोहराते हैं। ठीक है, इस घोल को 5 से 8 बार क्या करते हैं? तनुकृत करते हैं, यानी पानी की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसमें मिलाते हैं। और फिर भी जो लास्ट बार 5 से 8 बार दोहराने के बाद में ये जो लास्ट वाला जल है ये क्या होगा? सबसे कम हल्का लाल होगा, सबसे कम हल्का लाल। ठीक है, तो क्रियाकलाप में हमने क्या किया? 100 ml जल लिया, इसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा बोलते हैं KMnO4 वो मिलाया। इसका 10 ml हमने 90 ml जल में मिला दिया। ठीक है, और इस विलयन का 10 ml हमने 90 ml जल में और मिला दिया। ये प्रोसेस हमने 5 से 8 बार की, यानी हम बार बार जल को क्या कर रहे हैं? इस घोल को तनुकृत कर रहे हैं, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है उस के अंदर मिला रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि 5 से 8 बार ये प्रोसेस अपनाने के बाद भी जो जल है वो क्या होता है? रंगीन ही मिलता है अपने को। जो लास्ट वाला जल है वो भी क्या है? रंगीन है। ठीक है, हालांकि इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मात्र 10 ml हमने
पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो घोल है इसमें से मिलाया तो भी पानी की मात्रा क्या है, रंगीन। तो इस क्रियाकलाप से क्या स्पष्ट नजर होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से जल की बहुत ज्यादा मात्रा क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के ये जो कण होते हैं ये जल के कणों के अंदर क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं और पूरे के पूरे जल के अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो और जल के रंग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल का मतलब आप एक समझ सकते हो, साधारण भाषा में डला बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, 1 किलोग्राम चीनी के अंदर लगभग 2000 क्रिस्टल होते हैं 1 किलोग्राम चीनी के अंदर। तो एक क्रिस्टल में बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण भी और छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जो सूक्ष्म कण है वो और अधिक विभाजित नहीं किए जा सकते, अब यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल लें और जल के अंदर घोलें, केवल 2 मिलीलीटर, तो उस पानी के अंदर जैसे हम एक 20 लीटर की बाल्टी के अंदर 2 ml डेटॉल डाल देते हैं तो उसकी सुगंध चारों तरफ क्या हो जाती है, डेटॉल की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन कणों की क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वो कण और छोटे कणों में भी क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अंततः एक ऐसी अवस्था आती है कि वो कण और विभाजित नहीं हो सकते। यानी इन क्रियाकलापों से ये स्पष्ट है कि जल जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है और वो कण जब दूसरे पदार्थ के अंदर मिलाए जाते हैं तो उन पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों के बीच में वो पदार्थ क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। तो ये आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, पहला पाठ अपना प्रगति पे, ठीक है। थैंक यू।